हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित घटना चक्र विशेषांक का ये पार्ट 8 है। इसके पहले हमने 7 पार्ट इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं जाकर। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स या अदर स्टेट प्रीलिम्स के अलावा वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसे करा रहे हैं। और लगभग हमारे 8 से 10 पार्ट में ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का घटना चक्र विशेषांक जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं घटना चक्र का पार्ट नंबर 8। और इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं? 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अथवा कौन से कथन सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि अर्थात प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई थी। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो उपसंधि या प्रोटोकॉल है जैव विविधता जैव सुरक्षा से रिलेटेड, उसकी प्रथम बैठक 2004 में तो हुई थी, लेकिन ये कहाँ पे हुई थी? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी ये? कुआलालंपुर में हुई थी, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि पर समझौता में हस्ताक्षर करता नहीं है। ये मतलब कह रहे हैं कि जो भारत इसका सदस्य नहीं है, इस प्रोटोकॉल का सदस्य नहीं है, अर्थात इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। जबकि ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत है। क्यों? क्योंकि भारत ने इस संधि पर, जैव सुरक्षा से रिलेटेड जो संधि प्रोटोकॉल है, उस पर 23 जनवरी 2001 को कब हस्ताक्षर किए थे? 2001 को हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, एकदम सही आंसर है इसका। जबकि डी नंबर पे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस प्रोटोकॉल का सदस्य है, लेकिन ये इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, यूएसए जो है वो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का सदस्य अभी भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण अर्थात ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। कथन दूसरा है, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। अब इसके जो कथन है उसमें कौन सा सही है आप देख लीजिए। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, अथवा ना तो एक ना तो दो। तो ये आपके ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। ठीक है, तो ट्रैफिक से रिलेटेड जो इसमें राइट आंसर है क्या है वो, कि ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स का मिशन, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट क्या है? यह सुनिश्चित करता है ट्रैफिक कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। और एक और बात याद रखिएगा, जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक वो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, तथा यह WWF वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN इसका एक रणनीतिक गठबंधन है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो ट्रैफिक है WWF और IUCN का एक रणनीतिक गठबंधन है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इतनी बातें आपको ट्रैफिक से याद रखना है। ये कोई यूनेप के अंतर्गत कोई ब्यूरो नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो कथन जो एक है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रैफिक की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। क्लियर है? ये WWF और IUCN का एक रणनीतिक गठबंधन है, ना कि यूनेप का। ठीक है, और इसका जो मिशन है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो, इसके लिए इसे ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, ये यूनेप का नहीं बल्कि WWF और IUCN का एक रणनीतिक गठबंधन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित
अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए, जो संधियों में समझौतों पे हस्ताक्षर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखिए कथन नंबर 1 है, खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। ऑप्शन 2 है, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। कथन नंबर 3 है, विश्व विरासत अभिसमय। उपर्युक्त में से कौन से या कौन सा कथन जैव विविधता से संबंध रखता है? यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से कौन से इसमें से तीनों में से कथन है जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं इसमें। ठीक है, देखिए जो ये खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवंशिकी संसाधन है, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संधि अर्थात इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जैव विविधता पर अभिशमय, विश्व विरासत अभिशमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए जो राष्ट्र अभिसमय, ये सभी किससे संबंधित होते हैं? बायोडाइवर्सिटी से संबंधित होते हैं। तो ये इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई में। ठीक है, भारत सरकार और नॉर्वे सरकार ने साथ मिलकर के एक बायोडाइवर्सिटी के लिए पॉलिसी लॉन्च की थी, सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, जिसे हम CEBPOL के नाम से जानते हैं। CEBPOL क्या हो जाएगा? ये सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ। क्लियर है? तो इसकी स्थापना कहाँ पे की थी? चेन्नई, तमिलनाडु में इसकी स्थापना की थी। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो इसका उद्देश्य है, वो क्या था कि बायोडाइवर्सिटी जो पॉलिसी है उसमें प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो व्यावसायिक रूप से जो दक्ष हैं, जो दक्षता है और जो क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको विकास करना उसका। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जो भी हैं, उनका क्या करना, उनको इंक्रीज करना, उनको बढ़ाना। तो इसका एक समझौता था, किसके साथ मिलकर किया था? नॉर्वे सरकार के साथ भारत ने, चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण और वन मंत्रालय। देखिए बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी था, उस पे भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत इसका सदस्य है, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और सदस्य कब बना है भारत इसका? 2001 में, 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। और ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, इसे कार्यान्वित कौन करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है नागोया, ऑप्शन सी। नागोया कहाँ पे है? जापान। देखिए जो बायोडाइवर्सिटी है उस पे यूएनओ ने एक सम्मेलन आयोजित किया था। 10वें नंबर का जो सम्मेलन था वो कहाँ पे आयोजित किया था? नागोया, जापान में। और ये आयोजित हुआ था 2010 में। ठीक है, इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण से संबंधित हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, क्या सुझाव हैं, इसके बारे में इसकी चर्चा की गई थी और इसी के बारे में एक आवश्यक कदम उठाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक नॉर्मल आपको दिमाग में रखना है कि बायोडाइवर्सिटी का जो 10th नंबर की जो समिट हुई थी वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? जापान, नागोया में आयोजित हुई थी यूएनओ द्वारा 2010 में। नेक्स्ट देखते हैं, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र अर्थात द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, इसे हम शॉर्ट में TEEB कहते हैं, नामक पहल, एक ये पहल है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? इसमें कथन नंबर 1 देख लीजिए, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। नेक्स्ट कथन है, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो बायोडाइवर्सिटी के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। कथन 3, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन
और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो ये कूट हैं, इनमें से कौन से कूट, कौन से कथन इसमें सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, अर्थात सेकंड और थर्ड इसमें जो कथन है वो एकदम सही है, लेकिन पहला ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। देखिए, जो द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी है वो एक विश्वव्यापी पहल है, बिल्कुल। यह जैव विविधता तथा निर्णय प्रक्रिया में निर्णय प्रक्रिया होती हैं इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए केंद्रित करता है, ये भी सही है। परितंत्रों और बायोडाइवर्सिटी की पहचान करके जो निर्णय करता है, डिसीजन लेते हैं, उनकी सहायता करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी मेजबानी यूएनओ आईएमएफ के द्वारा नहीं की जाती, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट है कथन नंबर 1 वो गलत होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर 1 है वेटलैंड इंटरनेशनल, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। कथन नंबर 2, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर पॉलिसीज हेतु समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात केवल 2। इसका मतलब जो पहला इसमें कथन था वो गलत है, ध्यान रखिएगा। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है, अर्थात इसको हम एनजीओ कह सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, अंतः सरकारी संगठन। क्लियर है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये काम क्या करता है ये एनजीओ? जो भी हमारी वेटलैंड है देश में, आर्द्र भूमियाँ, उनका उनका उनमें जो भी संसाधन है उनको बनाए रखने के लिए, उन्हें उनके पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। क्लियर है? और जो भी रिसर्च होते हैं उनसे बहुत सारी नॉलेज लेता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, और फिर उनका यूज़ किस में करता है, वेटलैंड्स के संरक्षण में करता है, उनको प्रोटेक्ट करने में करता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ऑप्शन है इसके यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार अथवा पर्णांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट प्रीलिम्स में ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, सिकोया पाया कहाँ पे जाता है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का जो नॉर्थ कैलिफोर्निया वाला पार्ट है, कैलिफोर्निया यूएसए का कैलिफोर्निया वाला पार्ट है, और वहाँ भी उत्तरी पार्ट है कैलिफोर्निया का, वहाँ पे ये पाया जाता है सिकोया वृक्ष। और इसकी लंबाई लगभग 379 फीट, 379 फीट, अर्थात 115.5, लगभग 116 मीटर तक होती है। 379 फीट तक किसकी ऊंचाई, लंबाई, माफ कीजिएगा, सिकोया की। ठीक है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोया, जो कि उत्तरी कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात कोई ऐसा इसमें बता सकते हैं इस ऑप्शन में से कि क्या एक ऐसी इसमें ऑप्शन है जो किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यापक निच, अर्थात कर्मता। ठीक है, हम इसे ब्रॉड निच भी कहते हैं, व्यापक निच को। तो ये किसी भी प्रजाति के लिए विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता इसको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके अलावा बड़े आकार वाला शरीर, तो वो भी किसी प्रजाति के लिए विलुप्त होने का एक उत्तरदायी हो सकता है। एक संकुचित नीच होता है, इसे हम नैरो नीच बोल सकते हैं। आनुवंशिक भिन्नता की कमी होती है, तो उससे भी क्या हो सकते हैं, प्रजाति विलुप्त हो सकती है। लेकिन जो ब्रॉड नीच है, कर्मता है, वो विलोपन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं। सीबक थॉर्न, सीबक थॉर्न, एक्चुअल में सीबक थॉर्न एक पेड़ होता है, झाड़ टाइप का, तो उसी के बारे में बात कर रहा है ये क्वेश्चन। सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में, इसमें एक छोटे छोटे जो फल होते हैं उसे हम बेर के नाम से जैसे जानते हैं, जो प्लम हमारे यहाँ पे होते हैं उसे भी सीबक थॉर्न के बेर कहते हैं। बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, अर्थात सिंपल क्वेश्चन ये है कि सीबक थॉर्न
जो प्लांट है वो भारत में कहाँ पाया जाता है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इसमें लिखा है कि सीबक थॉर्न में जो बेर होते हैं वो विटामिन और पोषक तत्व उसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। और चंगेज़ खान ने अपनी जो सेना है उसमें ऊर्जा की जो क्वांटिटी है ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया था। इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पे? रूस में। तो ये सब इसका एक्सप्लेन किया गया है। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में, ठीक है ना। और भारत में ये कहाँ पे? लद्दाख क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। और आप उसके अलावा जो कुकुमसारी, लाहौल, काजा, हिमाचल प्रदेश में ताबो, नाथुला सिक्किम का, और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ भी कुछ क्षेत्रों में ये मिलता है, ठीक है ना। पत्ती, फल, जड़ सभी इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये किसके लिए उपयोगी होता है? पोषण इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, क्योंकि इसमें विटामिन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये क्या है? सीबक थॉर्न एक झाड़ रूपी एक पेड़ है, पर्णपाती झाड़ है ये, भारत में लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, ठीक है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर पर है। यह वन्य जीवन और जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। तो वह कौन सा स्थल है? इसके ऑप्शन है भितरकनिका, ऑप्शन बी चांदीपुर ऑन सी, ऑप्शन सी गोपालपुर ऑन सी, ऑप्शन डी है सिमलीपाल। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भितरकनिका, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भितरकनिका है, भितरकनिका ये स्थान कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है भितरकनिका। और जब हम इसकी बात करते हैं कि एक ऐसी नदी जिसका स्रोत झारखंड से है, तो वो है ब्राह्मणी नदी, और दूसरी नदी है वैतरणी नदी, ठीक है। ये समुद्र में मिलने से पूर्व भितरकनिका नामक स्थान पे मिलती हैं। भितरकनिका जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र है। अच्छा, जो ब्राह्मणी नदी है ना, जिसका स्रोत झारखंड से है, इसे हम उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं? जो ब्राह्मणी नदी है वो माफ कीजिएगा, झारखंड में वो दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। झारखंड में वो किस नाम से? दक्षिणी कोयल नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भितरकनिका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें कुछ कोड दिए हैं, चमगादड़, भालू, कृंतक अर्थात रोडेंट, उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल एक दो, केवल दो, एक दो तीन, डी है शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी नहीं प्रेक्षित की जा सकती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात चमगादड़, भालू और कृंतक, इन तीनों में ही क्या होती है? शीत निष्क्रियता की घटना क्या होती है? प्रेक्षित की जा सकती है। देखिए, जो चमगादड़ होते हैं, भालू, कुछ कीट भक्षी जो चमगादड़ हैं, उसमें गिलहरी, और जो रोडेंट प्रजाति के जो जंतु होते हैं जैसे गिलहरियाँ, छछूंदर जो मस्ट रैट्स कहलाती हैं, इसके अलावा रैट्स हैं, माइस, मूसक जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे जो जीव हैं वो कौन से मौसम में अनुकूलित होते हैं? गर्म मौसम में। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो इनका गर्म मौसम वाला आहार सर्दियों में नहीं मिल पाता। किनका? इन जो जीव हैं, इनका जो आहार है गर्म मौसम का, वो सर्दियों में नहीं मिल पाता। उस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, इन सभी जीवों का जो टेम्परेचर है वो गिरकर जहाँ पे ये रहते हैं जिस स्थान पे, उसके बराबर आ जाता है। उनका श्वसन जो गति होती है वो मंद हो जाती है। आहार क्षमता वो भी धीमी पड़ जाती है। जो उपापचय है, इनका मेटाबॉलिज्म वो घट जाता है। उस टाइम पे ये क्या करते हैं और कैसे जीवित रहते हैं? तो ये उस फैट का उपयोग करते हैं, उस वसा का उपयोग करते हैं ये, जो शीत निष्क्रियता के टाइम पे इन्होंने अपने शरीर में क्या करी होती है? संचित की होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो कृंतक जीव होते हैं जैसे गिलहरी, छछूंदर, चूहे, है ना, तो ये सभी, भालू, कुछ प्रजाति के चमगादड़ क्या करते हैं? शीत निष्क्रियता का उपयोग करते हैं, और ये उनमें आराम से प्रेक्षित की जा सकती है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, दो और तीन, तीनों। नेक्स्ट देखते हैं, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो यहाँ पे गहरे सागर, प्रेयरीज, पतझड़ वन अथवा टैगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गहरे सागर, ठीक है।
जो जैव द्रव्यमान है, जब उसके उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंने कल बताया था आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं ये, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पे आ जाते हैं जैव द्रव्यमान के उत्पादन में। ठीक है, अर्थात ये है कि जैव द्रव्यमान का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन से वन करते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र, 0 से लेकर नॉर्थ पे 10 डिग्री और 0 से लेकर साउथ पे 10 डिग्री, ये जो क्षेत्र होता है ये प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है किसका, जैव द्रव्यमान का। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर इसमें इनमें चारों ऑप्शन ही रॉन्ग है। जैव विविधता दिवस एक्चुअल में 22 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाता है, 22 मई को। जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस की जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 22 मई को। अच्छा, कई देशों में इसे 29 दिसंबर को भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर 1993 को जो बायोडाइवर्सिटी है उसका एक जो प्रभावी हुआ था, जो बायोडाइवर्सिटी अभी समय है वो प्रभावी हुआ था कब, 29 दिसंबर में। लेकिन इसमें चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है, आरएएस का क्वेश्चन है इसलिए उन्हें क्या कर दिया था, इसे डिलीट कर दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 मई जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक अथवा लेखिका कौन है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक कौन है, एक पुस्तक है ये, तो ये बायोडाइवर्सिटी पे रिलेटेड है, लिखा ही हुआ है इसमें। ठीक है, पर्यावरण जो या भूमंडली है उसके बारे में इसमें समावेश किया गया है। तो इसकी लेखिका है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है वंदना शिवा। ठीक है, वंदना शिवा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि टुमा रोज वंदना शिवा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जो शिवा है उनकी वंदना रोज करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगा करके याद कर सकते हैं, टुमा रोज बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे रोज करनी चाहिए क्या, शिवा की वंदना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदना शिवा, टुमा रोज बायोडाइवर्सिटी टीबी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण IR शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडल में CO2 उपस्थित है इनके द्वारा जो IR विकिरणें आती हैं, कौन सी, IR, तो इन्हें CO2 क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अच्छा, ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ये किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें उस उपग्रह या ग्रह के वातावरण के ताप को क्या करती हैं, अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। ठीक है ना, तो ताप वृद्धि के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, CO2 गैस है जिसे हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से कहते हैं। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें होती हैं। ये सब क्या करती हैं, जो ऊष्मा आती है, जो रेज आती हैं, IR रेज आती हैं, उन्हें क्या करती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खींच लेती हैं, जिससे जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सिंपल से अगर डेफिनेशन बताना हो तो ये 3 नंबर के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे इसको आप बना सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड या IR विकिरणों को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण CO2, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन भी इसमें बहुत अधिक रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग वही पूछ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण अत्यधिक मात्रा में, अर्थात वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखिए बार बार ये रिपीटेड हो रहा है, MPPSC
91 काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके बाद भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाना या टेम्परेचर बढ़ जाना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से किसका रोल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। बार बार आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मुख्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने। ठीक है, जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना को परिकल्पित किया था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अथवा ऑक्सीजन के कारण। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में ऑक्सीजन का तो रोल ही नहीं है, मतलब इसके कारण तो है ही नहीं, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसका नहीं है। तो इसके अलावा ऑप्शन बी राइट आंसर बचता है। तो किसके कारण होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि? CO2 के कारण होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी हैं, जैसे जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और CFC है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अब देखिए यहाँ पे समूह दे दिया है एक ही, उसमें UPPCS प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड अभी हमने देखा ये बिल्कुल गलत है, और SO2 तो सही है, पर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में दे दिए, ये गलत है। अमोनिया भी यहाँ पे नहीं है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, पर कार्बन टेट्राफ्लोराइड नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CO2 और CH4। अच्छा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा गैसेस योगदान देती हैं, तो मैं उनका एक आपको बता देती हूँ कि कितने परसेंट, मतलब कितनी मात्रा में कौन सी गैस इस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा CO2 से भी ज़्यादा हानिकारक है जल वाष्प। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन इफेक्ट करती है? जल वाष्प। कितनी इफेक्ट करती है? लगभग 35 से लेकर 70%। ठीक है, 35 से लेकर 70% मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन योगदान देती है? जल वाष्प। उसके बाद सेकंड नंबर आता है CO2 का। ये लगभग 10 से 25% इफेक्टिव होती है, 10 से 25% इफेक्टिव होती है। देन थर्ड नंबर पे आती है मीथेन अर्थात CH4। ये लगभग 5 से 10% सहायक होती है मीथेन गैस। और लास्ट में आती है ओजोन, जो कि 3 से 7% इफेक्टिव होती है। किसके लिए? ग्रीन हाउस प्रभाव के रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें यहाँ पे कार्बन टेट्राफ्लोराइड की, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये भी ग्रीन हाउसेस गैसें हैं, लेकिन इनका योगदान क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में कार्बन टेट्राफ्लोराइड भी दिया था, नाइट्रस ऑक्साइड भी था, है ना? तो ये भी हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन सी भी इसका हो सकता था राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा गैस समूह मतलब योगदान देता है सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ठीक है, अब ये प्राकृतिक रूप से पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जलवाष्प। हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि ये लगभग 35 से 70% सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस को क्या करती है? इफेक्ट को बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवाष्प। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? जो पृथ्वी, वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित जो अवरक्त विकिरणें हैं या इंफ्रारेड रेज हैं, IR, उनको क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं और उत्सर्जित भी करती हैं।
लेकिन जो अवशोषण करती हैं तो वो अवशोषित करने के बाद उत्सर्जन उनका कम करती हैं, तो जो उनमें रह जाती है उससे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसी गैसें कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती हैं, जल वाष्प होती हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी गैसें क्या होती हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्गन। इसके पहले हमने इसके बहुत सारे देख लिए कि मीथेन, जल वाष्प और CO2, ये सभी क्या होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। गैस जो ऊष्मा आती है IR के रूप में, उसके कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेती हैं और बाकी को ये धरातल पर वापस कर देती हैं। लेकिन जो अवशोषित किया हुआ था उन्होंने, उससे क्या होता है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो वायुमंडल का औसत ताप है उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसमें जो ऑर्गन गैस है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो जो वैश्विक ऊष्मन है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन सा, ऑर्गन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। मतलब ये जो सार्वत्रिक तापन है इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके योगदान में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो योगदान नहीं करते, लेकिन जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, वो सभी क्या करते हैं, इसमें योगदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो अभी आपने देखा बार बार, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सी हरित गृह नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। देखिए जो SO2 है वो प्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित नहीं करती, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से क्या इसे प्रभावित नहीं करती है। इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन बी इसको राइट आंसर के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा जो गैसें हैं ये सारी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या करती हैं, ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन सभी क्या थी, ग्रीन हाउस गैसें थी, लेकिन प्रोपेन यहाँ पे नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, मीथेन थी, नाइट्रस ऑक्साइड थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। क्लियर है? हाइड्रोजन क्या होती है, द्वि आणविक रूप के, मतलब H2 दो अणु के रूप में पाई जाती है हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो वायुमंडल है उसकी जो बाहरी परत होती है ना, आउटर लेयर जो होती है हमारे वायुमंडल की, उसका प्रमुख संगठक है ये, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कॉम्पोनेंट है, संघटक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले दे दिए हैं, केमिकल फॉर्मूला। देखिए कई बुक्स में यदि हम बात करें CGPSC 2016 का जो क्वेश्चन है, उन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ई माना है, इनमें से कोई नहीं। और कई बुक में भी SO2 को क्या माना गया है, ग्रीन हाउस गैस माना गया है। लेकिन एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SO2 ऑप्शन सी, मतलब SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो IPCC है, IPCC, इसे हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, IPCC के द्वारा जो ग्रीन हाउसेज जो गैसें हैं, वो 6 गैसों को इन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, 6 गैसों को। उनमें 6 गैसें कौन कौन सी हैं? पहली तो हो गई आपकी CH4 अर्थात मीथेन, फर्स्ट नंबर पे आपकी हो गई मीथेन, सेकंड हो गई आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड आपकी N2O नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ आपकी हो जाती है NF3। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एक मिनट, CO नहीं है यहाँ पे, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकती हैं पर CO नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैसें हैं, 6 गैसों को इन्होंने माना हुआ है यहाँ पे, किसने, IPCC के द्वारा, जिसमें ये SO2 शामिल नहीं है। हालांकि कुछ बुक्स में इसे SO2 को कुछ मात्रा में हरित गृह गैस के लिए जिम्मेदार माना गया है, लेकिन एक्चुअल में जो SO2 है
वो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होती है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन ठीक से। इसे CGPSC ने इसमें SO2 को भी माना है, इसलिए इसका आंसर उन्होंने ई दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SO2। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सारे हो गए क्वेश्चन, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 30 क्वेश्चन। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। हम इसी तरह से ये सीरियल वाइज घटना चक्र विशेषांक, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की जो घटना चक्र विशेषांक है, हम उसे कंप्लीट करेंगे लगभग 8 से 10 पार्ट में। और इसके बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे लगभग 2 से ढाई घंटे का, जिसमें पूरी घटना चक्र विशेषांक जो एनवायरनमेंट का है वो सारे ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग इसे देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।